हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र स्टार्टअप की दुनिया का एक ऐसा शो जहां पर न सिर्फ हम आपको ढेर सारी जानकारी देते हैं, स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, बल्कि आपको इंस्पायर करने का भी काम करते हैं। जी हां, हमारी कोशिश और हमारा मकसद यही है कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे तमाम लोग जो टीवी स्क्रीन के उस पार स्टार्टअप की दुनिया में आने का ख्वाब देख रहे हैं या वो किसी तरह से स्टार्टअप के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं, उन सभी को बेहतर तरीके से आसान भाषा में स्पष्ट रूप से उनको तमाम बातें रखी जाएं। और इसी वजह से हम न सिर्फ स्टार्टअप वर्ल्ड की तमाम अहम खबरें, बड़ी अपडेट इन पर भी निगाह रखते हैं, बल्कि ट्रेंड्स पर भी हम खास नजरिया रखते हैं और इसके साथ ही दिग्गजों को शामिल करते हैं, उन दिग्गजों को जिन्होंने स्टार्टअप वर्ल्ड में एक नया मुकाम बनाया है। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा में अलग अलग स्टार्टअप के दिग्गजों को शामिल करूं, सबसे पहले अपने सहयोगी शरद दुबे का मैं रुख करूंगा, जो कि इस हफ्ते स्टार्टअप की दुनिया में क्या खास हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। शरद, बताएं आखिर क्या है स्टार्टअप वर्ल्ड की टॉप खबरें। जी बिल्कुल, आपका स्टार्टअप जगत पे स्वागत है और हम जो है टॉप 5 न्यूज़ फ्लोज लाते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री के पूरे हफ्ते में। और सबसे पहला स्टॉक या न्यूज़ हम कहेंगे वो रहने वाली है विराट कोहली बैक कंपनी गो डिजिट इंश्योरेंस। उनका जो है आईपीओ अगले हफ्ते आने वाला है और उसकी जो इम्पोर्टेंट प्राइस बैंड है उनकी भी अनाउंसमेंट जल्दी होगी। अब याद रखिए, जो गो डिजिट इंश्योरेंस ऐप है एक टाइप से फिनटेक है जो इंश्योरेंस को कवर करता है और जो आईपीओ का साइज़ है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए का है। ये तो हमारी पहली न्यूज़ फ्लो हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है पेटीएम के तरफ से। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहला है जो यूपीआई मार्केट शेयर है अप्रैल के महीने में, वहाँ पे एक गिरावट देखने मिला है 5% बेसिस पॉइंट्स पे पिछले एक साल में। लगातार आप कह सकते हैं तीसरे कंसेक्यूटिव मंथ में इन्होंने मार्केट शेयर लॉस किया है। ये रिपोर्ट्स आ रही है इंडस्ट्री के और मीडिया रिपोर्ट्स ईटी ने भी कोट किया है कि आदित्य बिरला फाइनेंस और बाकी अन्य लोग भी जो है अपनी इन्वोक कर सकते हैं अपनी लोन गारंटी को। तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ तो पेटीएम में देखने मिल रही है एंड ऑफ कोर्स लिस्टेड स्पेस में भी स्टॉक में करेक्शन देखने मिला है। हमारा तीसरा अहम न्यूज़ है गूगल का। उन्होंने वॉलेट ऐप जो है लॉन्च किया है भारत के मार्केट्स को लेके। ये प्ले स्टोर में जो है अवेलेबल है और इंटरेस्टिंगली ये आपको मदद करेगा एयरलाइन बुकिंग्स के लिए, कार कीज़ को एक्सेस करने के लिए और बहुत सारे एंसिलरी सर्विसेज को लेके। हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है वो है जोमेटो का। जोमेटो लिस्टेड स्पेस में तो अच्छे नंबर्स कर ही रहे हैं। ब्लिंकिट की भी जो है उनकी वैल्यूएशन जो है फूड डिलीवरी सिस्टम से बढ़ गई है और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहा है जोमेटो में। और लेकिन इंटरेस्टिंगली एक अनाउंसमेंट आया है दीपेंद्र गोयल से, जो कंपनी के फाउंडर है, और वो कह रहे हैं कि वो भारत का सबसे पहला क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रा लाया है। अब ये क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रा जो होती है बेसिकली डेटा निकालती है जो आपको टेम्परेचर्स के लिए हो सकती है, हीट के लिए हो सकती है, क्या वेदर का डेटा पॉइंट्स, और उसके ऊपर जो है डिसीजंस लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि ये जो सर्विसेज है वो जोमेटो गिव वेज के टॉपिक पे आया है, यानी कि वो फ्री पे जो है पब्लिक डेटा बांटना चाहते हैं स्पेशली वेदर इंफ्रा को लेके। तो एक ऑफकोर्स बहुत पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक मूव है, तो उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। और आखिरी चीज़ रहने वाला है बेन एंड कंपनी का रिपोर्ट। यहाँ पे देखें तो लगभग अगले 4 से 5 साल में जो है पीवीसी डील में लगभग 80 से लेके $100 बिलियन तक का जो ओवरऑल डिप्लॉयमेंट देखने मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो आपने ये जानकारी तो पाली कि आखिर इस हफ्ते स्टार्टअप की दुनिया में किस तरह की हलचल रही। और चलिए अब चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को मैं शामिल करता हूं। इनसे बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों ही अपने अपने सेक्टर के, अपने अपने स्टार्टअप्स और अपने अपने कारोबार के धुरंधर हैं और एक फर्क पैदा कर रहे हैं, एक तरह का अंतर पैदा कर रहे हैं जो इन्हें कारोबार की दुनिया में बिल्कुल अलग बनाता है। तो सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ राजीव तलरेजा साहब हैं, फाउंडर हैं क्वांटम लीप लर्निंग सॉल्यूशन के। और राजीव जो हैं वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और इसके साथ ही एमएसएमईज को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके बिजनेस को खड़ा करने, उन्हें बेहतर तरीके से आगे बढ़ने और उनके बिजनेस को एक तरह से कहते हैं ना बिल्ड करने में आ रही तमाम अड़चनों और बाकी चीज़ों के बारे में एक तरह का ब्रिज बने हैं और बहुत शानदार स्पीकर हैं। तो राजीव का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दूसरे हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनका नाम अतुल राय है, को फाउंडर और सीईओ हैं स्टैक्यू टेक्नोलॉजी के।
एआई की दुनिया में स्टैच्यू एक अलग तरह का मुकाम बना रही है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हाल फिलहाल के जो सबसे बड़े आयोजनों में से एक था राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में, उसकी पूरी सिक्योरिटी जो कह सकते हैं एआई सिक्योरिटी, वो इनके जिम्मे थी। यही नहीं, स्टारबक्स जैसे दिग्गज जो हैं वो इनकी सेवाएं लेते हैं और ये सेवाएं बाकी सिक्योरिटी सॉल्यूशन से किस तरह अलग हैं, इसके बारे में हम अतुल से जानकारी लेंगे और इसके साथ ही कई और पहलुओं पर भी अपने दोनों दिग्गजों से बातचीत करेंगे। तो ब्रेक से पहले यानी शो के पहले हिस्से में मैं सबसे पहले राजीव तलरेजा के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगा। ब्रेक के उस पार हम अतुल से जुड़ेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत था आपका ईटी नाउ स्वदेश में। स्टार्टअप मंत्र को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जरा बताइए कि ये पूरा कारोबार किस तरह का है, किस तरह से शुरुआत आपने की, क्योंकि मैं बहुत सी जानकारियों से जब गुजर रहा था आपकी प्रोफाइल और आपके तमाम चीज़ों से, तो बड़ी एक्साइटिंग जर्नी मुझे लगी आपकी। और इसके साथ ही एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके इस पूरे सफ़र में मेहनत भी है, धैर्य भी है और अपनी गलतियों से सीखकर कुछ नया और बेहतर करने का जुनून भी नजर आया। तो जरा बताएं, इंस्पायर करें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। क्वांटम लीप की शुरुआत तो 2007 में हुई थी। उससे पहले मैं अपना बीकॉम कोर्स परसू कर रहा था और तब मैंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, जहां पर फोकस ये था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ एकेडमिक्स स्किल सेट दिए जाए ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए रेडी हो सकते हो। तो मैंने वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, फिर एज अ वॉलंटियर मैंने उधर काम किया और 1.5 साल में मैं उस यूथ ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप टीम पर था और वहां पर 5,000 इंटर्न्स मैंने इकट्ठा किए थे। तो वहीं से मेरी एक्सपोजर ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में शुरू हुई थी। उसके बाद मन में ये ख्याल था कि ये जो ट्रेनिंग और कोचिंग है, जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन परफॉर्मेंस का जो सब्जेक्ट है, ये वर्क प्लेसेस में भी जाना चाहिए। तो तब मैंने एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर क्वांटम लीप सेटअप की थी और पहले 10 साल तो मैंने सिर्फ कॉर्पोरेट्स के साथ लीडरशिप, सेल्स, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऐसे मॉड्यूल्स पे फैसिलिटेशन और कोचिंग किया था। फिर मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि बिजनेस को कैसे बॉटम लाइन इम्पैक्ट किया जा सके। तो तब 2016 में मैंने स्मॉल और माइक्रो बिजनेस ओनर्स के साथ काम करना शुरू किया और पिछले 8 सालों में हमने कम से कम 3.5 लाख बिजनेस ओनर्स को बिजनेस ट्रेनिंग्स दी है। राजीव, मेरा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए जुड़ा है क्योंकि आपका सफर जब मैंने देखा तो कई पायनियर से आपकी मुलाकात हुई। आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कहां आया? आप उस लम्हे को अगर याद कर पाए तो जरा बताइए, वो सबसे महत्वपूर्ण लम्हा कौन सा था? आई थिंक मेरे मेरे पहले 10 साल जो बिजनेस के थे उसमें मैंने खुद काफी सारी तकलीफें देखी थी। 3 बिजनेसेस शुरू किए थे, 2 बंद कर दिए थे। तो एक स्टेज ऐसा था जब मेरी खुद से उतनी उम्मीद नहीं थी और उसी समय में मेरा एक सौभाग्य रहा, किरण मजूमदार शॉ जी जो बायोकॉन की चेयरमैन है, उनके साथ एक इंटरव्यू करने के लिए अपने बुक के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं किताब लिखूंगा और मैं किताब के थ्रू जिन्होंने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस और ब्रांड्स बनाए इंडिया में, उनको इंटरव्यू करके मैं खुद के लिए सीखने के लिए किताब लिख रहा था। तो उस किताब के माध्यम से मुझे किरण मजूमदार शॉ जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला और उस इंटरव्यू उस 2.5 घंटे के इंटरव्यू मैंने जितना सीखा उतना मैंने 8 साल के बिजनेस में नहीं सीखा था उससे पहले। तो मेरे लिए वो इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल और टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि जिस तकलीफों के साथ उन्होंने अपने समय में एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर शुरुआत की थी, ना उनको बैंक से सपोर्ट मिल रहा था, ना उनको कहीं जॉब मिल रहा था। वो एक्चुअली बिजनेस शुरू नहीं करना चाहती थी, वो जॉब अप्लाई कर रही थी एज अ ब्रू मास्टर, और उनको ना जॉब मिला क्योंकि वो वुमन थी, ना बैंक लोन मिला क्योंकि वो वुमन थी। फिर भी उन्होंने बायोकॉन की नींव रखी और कैसे उन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स बायोकॉन को इतना बड़ा बना दिया। फॉर मी दैट वाज इंस्पायरिंग। और वो जो उन्होंने एक चीज मुझसे कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि बिजनेस एक ऐसा गेम है जहां पर आपकी काबिलियत डिफाइन करेगा आप कितना दूर जा सकते हो, और काबिलियत पाना, सीखना आपके कंट्रोल में है। राजीव, आप जरा अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करने का काम करते हैं।
आपके हिसाब से जो आज की पीढ़ी है वो किन मायनों में बेहतर है? क्योंकि मैं जितना ऑब्जर्व करता हूं, एक तो इनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा उन्हें आइडिया एक्साइट करता है तो वो आगे बढ़ने में संकोच नहीं करते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी आइडिया जब एक्साइट करता है तो लॉन्ग रन में वो बहुत अच्छे से आपको एक अच्छा एम्पायर सेट करेगा, एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। इसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत कह सकते हैं कि कहीं बेहतर कहीं बदतर नजर आते हैं। तो बताएं अपने अनुभव से क्या आप सलाह देंगे? मैं दो ही चीजें कहूंगा। एक तो हम जब करियर शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं, हम एक अननेसेसरी प्रेशर ऐड करते हैं अपने ऊपर। पर अगर लोग सोच समझ के अपने आजू बाजू ही देखेंगे, 40 साल की उम्र तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। तो एक वो पेशेंस रखे अपने जर्नी में। ये इम्पेशेंस की वजह से इमोशनली लोग बहुत ही जल्दी हार मान रहे हैं आज की डेट में। तो आज की जनरेशन का एडवांटेज ये है कि रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा है, बट डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंस बहुत कम है। तो कोई भी चीज जो बड़ी बन सकती है उसको बनाने में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप खुद को वो 10 साल दीजिए, गलतियां करने के लिए, सीखने के लिए और नए विचार से फिर वापस अगले दिन शुरू करने के लिए। अगर आप में वो पेशेंस नहीं है, वो परसिस्टेंस नहीं रहेगा, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी बड़ा आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट हो, आप कुछ मीनिंगफुल नहीं बना पाओगे। तो ये स्पीड के पीछे भागने से बेहतर है डायरेक्शन के पीछे भागना। क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सही आपने पकड़ ली तो डेस्टिनेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। पर अगर आप स्पीड के पीछे भागोगे, आपके डिसीजन में बहुत सारा डेस्परेशन रहेगा और वो डेस्परेशन की वजह से आप गलत डिसीजन लेते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि संयम रखिए, पेशेंस के साथ, एक 10 साल के होराइजन के साथ अपना बिजनेस बिल्ड कीजिए। नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर के बारे में उतना मत सोचिए जितना आप 10 साल के बारे में आपको सोचना चाहिए। चलिए राजीव, मेरा आखिरी सवाल आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर है। बताइए आगे किस तरह की तैयारी है और किस तरह से आप इस पूरी इंडस्ट्री में नए कुछ प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं? अभी तो हम उस स्टेज में हैं जहां पर हमने पिछले 8 सालों में इतने सारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस को एम्पावर किया है, कोच किया है, उनके सेल्स और मार्केटिंग में हम ग्रोथ ला पाए हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट फेज जो है, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम है QL1। और उस प्लेटफॉर्म में एक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस को जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा सपोर्ट उस एक प्लेटफॉर्म में मिलेगा। जैसे शॉर्ट टर्म फंडिंग हो उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, टू वेंडर्स और क्रेडिबल सप्लायर्स का कनेक्शंस हो, टू नेटवर्किंग हो। तो हर एक चीज हम एक प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं ताकि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओनर्स को जो भी तकलीफ हो वो एक ही जगह पर उनको सोल्यूशन मिल पाए। तो ये अभी हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हम अभी मार्केट में नेक्स्ट 6 महीने में लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें बस सबकी शुभकामनाएं चाहिए होगी, सबका सपोर्ट चाहिए होगा बस। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम अपनी जर्नी के साथ ही पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में बेहतर तरीके से बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम अतुल राय से जुड़ेंगे और जानेंगे उनके स्टार्टअप और उनके सफर के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और अब चलिए अपने दूसरे जो खास एक्सपर्ट हैं, दूसरे खास मेहमान हैं, उनको जोड़ते हैं। अतुल राय जो कि को फाउंडर और CEO हैं स्टैक्यू टेक्नोलॉजी के, वो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। मुझे सबसे पहले तो यही बताइए कि आप तो बहुत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा नजर आ रहा है आपको? ऑफ कोर्स स्टार्टअप आर लाइक, जब आप बात करेंगे, हमने 2015 में स्टैक्यू स्टार्ट किया। तो स्टार्टअप को 2015 के पहले, मतलब क्योंकि हमने उस समय शुरुआत करी थी 2015 के आसपास, तो ये बड़ा कठिन था कि स्टार्टअप को सरकारी प्रोजेक्ट में मौका मिले।
तो जिस तरीके से सरकार ने वहां भी बढ़ावा दिया जहां पे एक स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका मिले, दूसरा जो बहुत सारे लॉज ऐसे भी लाए गए जो स्टार्टअप के लिए बहुत सहयोगी रहे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक क्राइटेरिया रखा गया कि नहीं, आप जब तक 100 करोड़ के ऊपर नहीं है, 10 साल के पुराने स्टार्टअप नहीं है, तब तक आपसे प्रॉफिटेबिलिटी का टैक्स नहीं लिया जाएगा। या जिस तरीके से हम लोग एआई स्टार्टअप हैं, हमें आईपी डेवलप करने के लिए, आईपी फाइल करने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है, वो जो चीजें हमें दी गई, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन स्टार्टअप को मजबूत करती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से देश एज अ होल डेवलप किया है, जिस तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ी है, उस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी आपके देश में इंटरेस्ट लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो स्टार्टअप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी ग्रोथ, गिवन दैट कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं रिसेशन चल रहा है, इस बीच में भारत जिस तरीके से एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन के निकला है, ऐसे में बाहरी इन्वेस्टर्स का भी एक बहुत इंटरेस्ट आया है। बहुत बेहतर अतुल, और वाकई ये बड़ा उत्साह भी बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने भी कई मंच से इस बात का जिक्र किया हुआ है। मुझे अब अपनी स्टार्टअप जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं? तो शुरुआत ऑफ कोर्स जब हमने एआई शुरुआत करी 2015 में, तो तब एआई को रोबोटिक्स जैसा कुछ समझा जाता था, क्योंकि कोई एआई को मतलब वो नहीं कर पाता था कि एआई होता क्या है, क्योंकि उस टाइम एआई बहुत नई चीज थी। तो जो हमारा बेसिकली पूरा का पूरा बिजनेस है, वो कैमरा बेस्ड, मतलब कैमरा एनालिटिक्स या वीडियो एनालिटिक्स इसको बोलते हैं, वो है। अब इसको साधारण भाषा में क्या है, आज आपके घर में, आपके फैक्ट्री में, आपके एक कोई स्टोर है आपका, उस पर कैमरा लगे हुए हैं। आज उस कैमरे को कोई नहीं देखता है, उसके सामने कोई मारपीट कर ले, या उसके सामने कुछ लेट्स से कोई और चीज हो जाए, कोई इंट्रूजन हो जाए, फायर लग जाए, तो आपको अलर्ट नहीं मिलता, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक कि उसको कोई प्रोएक्टिवली ना देख रहा हो। तो हमने जो एआई, जिस सॉफ्टवेयर को हमने बिल्ड किया, जिसको हम जार्विस बोलते हैं, वो ये करता है कि कैमरे के सामने होने वाली कोई भी गतिविधि हो जो आप डिसाइड किए हो एज ए यूजर, और इस पे आपको चाहिए कि इस पे सामने ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको तुरंत अलर्ट मिल जाए, तो वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकता है। मतलब आपको नए कैमरे खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कैमरा आपके पास ऑलरेडी है उसी पे ये सॉफ्टवेयर चला जाता है, और वो सारी चीजें करता है जो एक इंसान बैठ के करता है, जो आपका एक साथ एक सिक्योरिटी गार्ड आप रखते जो उसको बैठ के देखता दिन भर। तो ये सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर को हम जार्विस बोलते हैं, और ये इसके दो मॉड्यूल हैं। एक सिक्योरिटी मॉड्यूल है, क्योंकि सीसीटीवी का सबसे पहला और प्राथमिक इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, तो वहां पे सिक्योरिटी का काम करता है। दूसरा है इनसाइट, जो कि थोड़ा नया है, एक एक बहुत ही नया प्रयोग, और एक्चुअली हमने किया इसके साथ, और वो काफी एक्सेप्ट भी हुआ रिटेल इंडस्ट्री में। वो है इनसाइट कलेक्शन। अब ये क्या है, सिक्योरिटी तो हम बहुत आसान से समझ गए कि कोई फायर लगे, मारपीट हो, या कोई ब्लैक लिस्टेड आदमी दिख जाए किसी कैमरे के सामने, पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हम काम करते हैं तो अलर्ट आ जाए। लेकिन इनसाइट क्या है, तो इनसाइट, लेट्स से आप एक रिटेल इंडस्ट्री हैं, आप आज के टाइम में ई कॉमर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। ई कॉमर्स के पास सारा डेटा है, उसको पता है कि आप विजिटर्स कब आते हैं, कितने देर तक उनके वेबसाइट पर रुकते हैं। लेकिन रिटेल इंडस्ट्री को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उनको सिर्फ एक डेटा मिलता है जो कि उनके सेल्स के डेटा से निकल के आता है, कि कितना सेल उन्होंने आज पूरे दिन में किया या घंटे में किया। ये डेटा एक्चुअली कैमरा में कैप्चर हो रहा होता है कि कितने लोग आए। तो आज जो सबसे पहला काम हम उनको हेल्प करते हैं जानने में कि कितना फुटफॉल हुआ। आप एक रिटेल सोचिए कि ऑफलाइन स्टोर है, आज आपको ये पता है कि कितने लोग आए, सबसे पहला। दूसरा, उसमें से कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, राइट। तीसरा, मैं आपके स्टोर में आया तो कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया। हो सकता है कि आपने एक जगह साड़ी रखी हो, एक जगह सूट रखा हो, एक जगह शर्ट रखी हो। जब यूजर अंदर आता है तो वो उन प्रोडक्ट को जाके चेक कर रहा है कि नहीं। चौथा, कितनी देर तक चेक कर रहा है, मतलब आपका उसका जो इंगेजमेंट एनालिसिस है वो भी मिल रहा है। ये सारे डेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी कंपनी के लिए, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि मैं आपके स्टोर में आ रहा हूँ, प्रोडक्ट ट्राई कर रहा हूँ, पर खरीद नहीं रहा हूँ। दो दो रीजंस हैं, हो सकता है कि कॉस्ट बहुत हाई हो या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो। लेकिन ये इनसाइट तो मिल ही नहीं पा रही ना रिटेल इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं। तो ये जो कैमरा बेस्ड एनालिटिक्स है, ये इनसाइट कलेक्ट करने का भी एक महत्वपूर्ण कलेक्ट करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इन इंडस्ट्रीज को। और बाकी सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बताया ही कि सिक्योरिटी का तो सीधा सीधा इसका उपयोग है कि आपको किसी को बैठा के सिक्योरिटी नहीं दिखानी है, वो ऑटोमेटिकली जो है कैमरा पे चल रहा जार्विस का सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लेता है और अलर्ट दे देता है जो भी उसके यूजर्स हों। अतुल, मैंने जब शो शुरू किया था और जब आप का इंट्रो में दे रहा था, तो उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट का जिक्र किया था, राम मंदिर उद्घाटन।
इसके साथ ही स्टारबक्स का भी मैंने जिक्र किया। ये एक ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके बारे में वाकई एक स्टार्टअप को गर्व होना चाहिए। हमें ज़रा बताइए कि क्या आपने इस तरह से, खासतौर पे राम मंदिर उद्घाटन एक ऐसा इवेंट जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज था, ज़रा उन उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो राम मंदिर जब शुरू हुआ तो यूपी पुलिस की तरफ से आया कि इसकी सिक्योरिटी सर्विलांस करना है, बिकॉज बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट भी थे, बिकॉज ऑफ कि राम मंदिर एक बड़ा सेंसिटिव इनॉग्रेशन था इंडिया का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हमारे जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, जो यूपी पुलिस के डेटाबेस में हैं, वो लोग अगर ऐसे वहाँ कोई संदिग्ध आदमी दिखता है तो उनको अलर्ट चाहिए। दूसरा, कई बार जब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो गाड़ियों के नंबर बदल के क्राइम किया जाता है। मतलब गाड़ी का नंबर, आपके गाड़ी पे कुछ और लगा होगा, एक्चुअली वो गाड़ी किसी और नंबर से मैप्ड होगी। तो ऐसी संदिग्ध गाड़ियों को रियल टाइम में आइडेंटिफाई करना और तुरंत पुलिस को अलर्ट देना। तो कुछ ऐसे ही मतलब अलग अलग प्रकार के अलर्ट्स हम वहाँ के लगभग 400 कैमरे इंटरनल और लगभग 2000 कैमरे एक्सटर्नल पे ये एनालिटिक्स रियल टाइम में चल रहा था। तो संदिग्ध गाड़ियों को आइडेंटिफाई करना, ब्लैक लिस्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करना, किसी को कपड़े या उसके गेट के हिसाब से सर्च करना। जैसे आपको सर्च करना है कि ब्लू कलर शर्ट, व्हाइट पैंट एंड ब्लैक शूज पर्सन, तो आप टाइप करके सर्च करेंगे तो सारी वीडियोस जिसमें उस प्रकार का कोई इंसान दिख रहा है तो वो आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखेगी। तो पुलिस को इस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पहले इस टाइप के सॉफ्टवेयर इसराइल, जापान, अमेरिका से खरीदे जाते थे, और पहली बार इंडियन पुलिस ने इंडियन स्टार्टअप मेरे जैसे स्टार्टअप के साथ पार्टनर करके ये सॉफ्टवेयर राम जन्मभूमि जैसे एक बड़ी ही सेंसिटिव इवेंट को मतलब इसमें इस्तेमाल किया, और हमने बड़ा सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी किया। उतना ही नहीं, उसके पहले हम G20 में भी काम किए। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जिसको हम बहुत मतलब जिस पे गौरवान्वित फील करते हैं कि हमने ऐसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा जब आप हमारे सिक्योरिटी मॉड्यूल्स की ही बात करें तो हमने अब तक भारत के 9 राज्यों की पुलिसों के साथ पिछले 5 साल में 30,000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया है। लगभग 18 टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़े गए हैं। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो एज ए स्टार्टअप एक अलग काम करने में और अलग एक आप जो बोलते हैं इम्पैक्ट करने में हमें अपने आप पे थोड़ा मतलब वी फील प्राउड ऑन अस आवरसेल्फ एंड और द टीम। अतुल, बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी जानकारी रही, और ये सारी चीज़ें वाकई आपको मोटिवेट भी करती हैं जब आप इस तरह का काम करते हैं। अब थोड़ा मैं फ़ायदे वाली बात करता हूं अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, जो इस इंडस्ट्री में संभावनाएं तलाश रहे हैं उनके लिए। नौकरी के मौके किस तरह के हैं आप जैसे स्टार्टअप्स में? तो हमने जॉब में कई सारी नई चीजें भी डेवलप करी। एक तो इंडिया में AI R&D का कोई हब नहीं है। भारत को एक कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट समझा जाता है। मतलब आप दूध बेच सकते हैं या खाने के सामान बेच सकते हैं या ई-कॉमर्स बेच सकते हैं, पर इंडिया में टेक्नोलॉजी बिल्ड नहीं होती है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नहीं है, गूगल जैसी कंपनी नहीं है। तो वो एक स्टीरियोटाइप, वो जो एक स्टेटस क्यू था उसको ब्रेक किया हमने। इंडिया में R&D डेवलप किया। हम लोग जब अपने आप को AI कंपनी बोलते हैं तो हमने 18 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए। हमारे पास 4 पेटेंट्स हैं। और उतना ही नहीं, हमने IIT दिल्ली जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर किया टू डेवलप फर्दर जो R&D आपका होता है। तो ये एक नई चीज़ थी, नई पहल थी एक स्टार्टअप और इन सब के बीच। दैट इज़ वन। दूसरा, तो आप एक तरीके से एक R&D इकोसिस्टम बनाने में भी मदद कर रहे हैं देश में। दूसरा जो था कि ऑफकोर्स जो AI रिसर्चर्स थे वो पहले बाहर जाके नौकरी करते थे, वो इंडिया में रुक के हमारे साथ काम कर रहे हैं। तीसरा, जब AI आप बनाते हैं तो जैसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा क्रिएशन। डेटा मतलब आपको चाहिए होता है टू ट्रेन द मॉडल, जो आपका AI हो उसको ट्रेन करने के लिए। तो हमने गांव या जो छोटे शहर थे उनको पकड़ा। वहां पे हमने छोटे छोटे हब पकड़े जहां पे लोगों को हमने रोजगार दिया कि वो लोग वहां बैठ के डेटा बनाएं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि AI से बेरोजगारी आ रही है, लेकिन एक नए प्रकार का रोजगार भी बन रहा है जहाँ पे लोग डेटा क्यूरेट करते हैं या AI के आउटकम को एनालाइज करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फोटो में चश्मा डिटेक्ट करना है, तो उसमें चश्मा अगर गलत डिटेक्ट हो गया तो वो उसको मार्क करते हैं कि ये गलत डिटेक्ट हुआ, जिससे हम AI को फिर से ट्रेन कर पाएं। तो ये सारी चीजें जो आप इसको क्यूरेशन भी बोलते हैं, डेटा क्यूरेशन बोलते हैं, या डेटा को फिल्टर आउट करने को बोलते हैं, ये एक नए प्रकार का रोजगार हमने ग्रामीण इलाकों में भी पैदा किया। तो इस प्रकार से चाहे वो शहरी इलाका हो जहाँ पे एक बहुत ही Tier 1 R&D एम्प्लॉय है जो आपके साथ काम करना चाहता है, या एक Tier 3 एम्प्लॉय इन सम लेट्स से ग्रामीण इलाकों में वहीं बैठ के वहीं से उस जॉब को पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक नई प्रकार की जॉब शुरुआत करी भारत में, और बहुत ही सक्सेसफुली ये चल भी रहा है। बिल्कुल अतुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि
जिस तरह से हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं उसमें हमें ये बताइए कि आगे क्या प्लान है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, विदेशों में भी एक्सपोजर आपका बढ़ रहा है, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। प्रोजेक्ट तो हमारे कई सारे पाइपलाइन में है, लेकिन जहाँ पे हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई है उसमें ये है कि बाहर, जैसे मैंने बोला कि हम पहले इंडियन स्टार्टअप्स जो है बाहर जाके कुछ नहीं बेच पाते थे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। मतलब आपके गिने चुने स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जो करते आए हैं, या हम सर्विस बेस्ड चीज़ें कर पाते आए हैं। पहली बार हमने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके गए। जिस जारविस की बात मैं कर रहा हूँ कि हम इनसाइट्स आइडेंटिफाई करते हैं रिटेल इंडस्ट्री में, और हमारी जो क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं वो उसको खरीदते हैं, वो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड हुआ है। हम बिना गए, आज तक हमने अपने किसी कस्टमर को मिडिल ईस्ट में नहीं देखा, मतलब सऊदी अरबिया, कतर, दुबई या अबू धाबी, इन शहरों में हम कभी गए नहीं। लेकिन आज हमारे पास 20 से ज़्यादा हमारे कस्टमर वहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे जारविस को अपने कैमरे पे इम्प्लीमेंट करके इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है वो हमारे बेसिकली इस साल के प्लान में है, और लगातार इस पे अपना काम कर रहे हैं। हमने कंपनी को 2 जगह रजिस्टर भी किया है, एक लंदन में और एक दुबई में। तो स्टैक्यू इस साल से अपना ऑपरेशन दुबई और लंदन दोनों में शुरू कर रही है, जो कि हमारे लिए एक अपने और गर्व की बात है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन स्टार्टअप, आप जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में होता है, वो मार्केट जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है टेक्नोलॉजी को लेके, तो आप अच्छा फील करते हैं और आपको उसको और बड़ा बनाना चाहते हैं। उसी को लेके हम आगे भी अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल अतुल, ऐसे ही आपका सफ़र बेहतर और बेहतरीन बने। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह से जो आप जैसे यंग माइंड्स हैं जो कुछ ऐसा एक्साइटिंग स्टार्टअप तैयार करते हैं जो एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव पैदा करता है, वो अपने आप में इंस्पायरिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार से जुड़े हर व्यक्ति को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्टअप मंत्र में आज इस शो में इतना ही। हमें आप इजाजत दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कमेंट करके हमें बताइए आप क्या जानना चाहते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में। हम उन तमाम बातों का ख्याल रखकर भी कई सारी चर्चाएं लेकर आते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।